चल रही है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये उनको बताना चाह रहे हैं कि बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते उसकी सुनवाई शुरुआत हो, और राजनीतिक दलों से हमारी एक अपील है कि अगर आप लोग उसमें सहयोगी हो जाते हो और एक इंटरवीनर एप्लीकेशन के माध्यम से हमको भी अपनी बात रखनी है, तो हो सकता है कि कोर्ट उनको परमिशन दे और वो अपनी बात एक रख सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये लड़ाई रास्ते की लड़ाई नहीं है, कोर्ट की। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो मारा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तब ये बात बोल रहा हूं। तो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन बहुत ही सख्त शब्दों में डिसमिस करेगा, जैसे उससे भी ज्यादा सख्त शब्दों में, जैसी कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने किया। उनकी बड़े शरद पवार जी बड़े नेता हैं। राहुल जी ने बोला ही है कि ये हम सब लोग झिझक के बोलते हैं, वो झिझक के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर महाराष्ट्र में भी 30 या 40 से ज्यादा सीटें आती हैं तो वो धांधली से ही आएंगी। ये असली जमीनी हकीकत है। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से जीते हैं। अब वो तो उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति हैं ना, उनको तो और भी ज्यादा सबूत होंगे, हमसे भी ज्यादा। तो ये सच्चाई है। राहुल जी ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात की है, लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उन्होंने हमारी बात को सुनकर भी उसके लिए सबूत जुटाए। इतने ज्यादा सबूत जुटा लिए कि वो अब किसी तरीके से भी काटे नहीं है। जो भी कुतर्क बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं उसको हम 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसमें कोई शक किसी को होना। चुनाव आयोग ने आपसे कहा है, सूत्रों के हवाले से कहा है, एएनआई में सूत्रों के हवाले से ये बात कही है कि अगर वो एफिडेविट नहीं फाइल करते तो इसका मतलब वो झूठ होगा और वो देश की जनता से माफी मांगे। भाई राहुल गांधी जी और हम सब लोग और विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेता चोर कह रहे हैं चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को, और माफी मांगे हम जनता से। मतलब हर चीज को, जनता को, देश को बीच में लाना है, जबकि उसी जनता और उसी देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा अपराध ये लोग करते हैं। तो अब देखिए, गैर कानूनी आदेश सीईओ पास करते हैं कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन के। जो सीईओ हैं कर्नाटक के, गैर कानूनी, पूरी तरीके से गैर कानूनी ऑर्डर है, उसमें कानून में कहीं प्रावधान ही नहीं। और इतने बड़े, मैं क्या बोलूं इनको, सख्त शब्द बोलने का मन करता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। अकल नाम की चिड़िया से कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं है। खुद अपने उस जो एफिडेविट फर्जी बना के भेजा है उसमें लिखा हुआ है, आप वो बताएं कि कौन सा वोट आप कटवाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या वोट कटवाने की दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन से? उन्होंने ये बताया था कि ये भ्रष्टाचार, आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इतना बड़ा अपराध देश में कर रहे हैं, जिसकी एफआईआर कराने की चेष्टा हम भी कर रहे हैं। अमित शाही पुलिस ने नहीं की एफआईआर, तो हमने अदालत में एफिडेविट लगा के वो पिटीशन डाल रखी है। आज नहीं तो कल वो एफआईआर होगी। एफिडेविट भी लगा रखा है, और उससे ज्यादा खतरनाक और मजबूत एफिडेविट लगा रखा है जो सीईओ साहब ने राहुल जी से मांगा है। तो वो एफिडेविट मांगना बेईमानी और अपराध है, कानून के अनुसार नहीं है। और हर वो बात जो चुनाव आयोग अपने सूत्रों के, और तेजस्वी यादव साहब एक अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, सूत्र से मिलता जुलता शब्द वो यूज करते हैं, उनके आधार पे ये सारे काम करते हैं। और वो मोदी जी और अमित शाह जो भी डायरेक्ट करते हैं उसके आधार पे करते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कौन सी गलत बात कही ये बता दें आप, उसका कोई जिक्र नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा उसका। नहीं, धमकाने का नहीं है। मेरे ख्याल से राहुल जी हमारे देश के अधिकारियों के बहुत बड़े हितैषी हैं। वो उनको आगाह कर रहे हैं, जो उन्होंने शपथ ली थी ना, उस शपथ पे चले। अगर वो शपथ तोड़ेंगे संविधान की और अपराध करेंगे तो वो जेल जाएंगे। वो अपराध करने से रोकने के लिए, और ये हर एक नागरिक का फर्ज है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो नागरिकों से भी ज्यादा फर्ज है, किसी अपराधी को अपराध करने से रोके और उसको बताए। ये तो जो कानून होते हैं ना, वो पब्लिक में एक तरीके से डिस्प्ले होके पब्लिक को बताने के लिए होते हैं कि तुम ये काम करोगे तो जेल जाओगे, वो ये बता रहे हैं। और अगर वो नहीं करेंगे इस काम को, अगर कल गवर्नमेंट आती है दूसरी, वो नहीं करेगी इस काम को, कि जिन लोगों ने देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया, उसकी बुनियाद के ऊपर,
जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सरकारें बनवाई, उनको अगर जेलों में नहीं भिजवाएगी कोई भी सरकार आने वाली, तो वह ईमानदार सरकार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये हम आज भी कह रहे हैं और हम ये बाद में भी कहेंगे। और अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी बांग्लादेशी और भी कोई ऐसा अवैध नागरिक यहाँ का होटल नहीं बन सकता है, इसीलिए तमाम चीजें हो रही हैं जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। अच्छा, ये बोला किसने? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं कि नहीं है? नेता भी हैं अब तो वो कभी सच बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते। पहली बात तो यही है इस बात का जवाब। अब रोहिंग्या को रोकने का, किसी जो वोटर नहीं है उसको रोकने का तरीका आज मौजूद नहीं है क्या? वोट देने जब आप वोटिंग बूथ पे जाओगे तो रोहिंग्या होगे तो पकड़े नहीं जाओगे? आपके पन्ना प्रमुख नहीं बैठे होंगे वहीं पे, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये फलाना है, वो तो एक एक घर पे नजर रखते हैं ना, तो वहां पकड़े जाएंगे, वोट देने से वहां रोक लेंगे। अब जो ये वोटर लिस्ट तैयार की है, ये आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ के ही तो की है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए थे? ये है इसका जवाब। और कितने रोहिंग्या, और मैंने इसीलिए असम का एग्जांपल दिया, बिहार में मिले अभी अभी बता दो आप। नाम मुसलमानों का होगा, क्योंकि अगर वो ये बोलेंगे अमित शाह जी कि हमारा निशाना जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमें वोट नहीं देंगे, अगर ये बोले अमित शाह जी, तो आप क्या आशा करेंगे देश की जनता उनकी? हम जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके वोट काटेंगे, उनके वोट नहीं बनने देंगे राहुल जी हम। अगर अमित शाह जी ये सच बोलने लगेंगे तो फिर क्या होगा उनका? ये बोलने लगेंगे कि हम महिलाओं के वोट काटेंगे, महिलाएं हमें वोट नहीं दे रही, तो क्या होगा उनका? तो इसीलिए उन्हें रोहिंग्या और सर ये बताइए कि वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू होगा फिर? जन आंदोलन जिस दिन शुरू हो गया तो हर प्रकार के चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन जो हम सबसे पहले से कह रहे हैं वो पेपर बैलेट को वापस लाने का है, क्योंकि ये एक अकेला इतना बड़ा हथियार समझ लो, औजार समझ लो, जो सारी चोरियों को, सारी डकैतियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी को हराने में सक्षम है। इनकी सारी चोरियां, बेईमानियां कम पड़ जाएंगी, और बहुत तरीके की होती हैं, 5-6 तरीके के नहीं, 10-12 से भी ज्यादा मेजर तरीके होते हैं इनके वोट चुराने के। मगर अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुए तो ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी लूट लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। होगी बेईमानी, बिल्कुल होगी। जहां जहां ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं उनको डरा के या धमका के किसी भी प्रकार से चुप कर लेंगे, चुनाव के अधिकारियों को खरीद लेंगे, वहां होगी गड़बड़। लेकिन आजकल तो सीसीटीवी कैमरा भी है ना, फिर दूसरे तरीके भी हैं रोकने के। तो उस सूरत में भले ही ये कुछ सीटें जीत जाएं, लेकिन सरकारें इनकी नहीं बनेंगी, और सरकारें नहीं बनेंगी तो चुनाव आयुक्त अच्छे बनेंगे, चुनाव के भ्रष्ट अधिकारी हटेंगे, अच्छे अधिकारी लगेंगे। अगर चुनाव जैसे जैसे निष्पक्ष होते रहेंगे वैसे वैसे आरएसएस और बीजेपी की संख्या घटती रहेगी, ये सीधी सीधी बात है। और अल्टीमेटली ये वो 2 की संख्या पे चले जाएंगे जो 1984 में थी, वो इनकी असली संख्या है। बड़े शरद पवार जी बड़े नेता हैं, राहुल जी ने बोला ही है कि ये हम सब लोग झिझक झिझक के बोलते हैं, वो झिझक के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर महाराष्ट्र में भी 30 या 40 से ज्यादा सीटें आती हैं तो वो धांधली से ही आएंगी, ये असली जमीनी हकीकत है। इसको जैसे जैसे हम लोग झिझक छोड़ के बोलना शुरू करेंगे तब सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। इतनी सीटें नहीं आती ना बीजेपी की, वो अगर कोई कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां, ममता बनर्जी साहिबा जीत रही हैं तो उनकी जीत होनी चाहिए 90% सीटों की, ये धांधली की वजह से कम होती हैं। आरएसएस और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की वजह से कम होती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी कम सीटें क्यों आई हैं? उसकी वजह ये धांधलियां हैं, वरना 90% कांग्रेस की सीटें आनी चाहिए थी अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे तो। ये है सच्चाई। इस सच्चाई को जितनी जल्दी बिना झिझक के हमारे बड़े नेता बोलना शुरू करेंगे उतनी ही पिक्चर क्लियर होगी। इस देश के 90% से ज्यादा लोग आरएसएस और बीजेपी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए ये आडंबर बनता है ना कि हमने बालाकोट कर दिया इसलिए पब्लिक ने वोट दे दिया, हमें हमने हिंदू मुसलमान कर दिया इसलिए पब्लिक ने वोट दे दिए, मोदी जी ने 15 लाख का वादा कर दिया इसलिए वोट दे दिए। कोई वोट नहीं दे रहा है इनको, वोट पड़ रहे हैं मशीनों द्वारा, चोरी के, ज्यादातर दूसरे तरीके से भी धांधली होती है, वो भी पड़ते हैं फर्जी वोट। सबसे ज्यादा मशीनों के द्वारा वोट की चोरी होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हर आदमी तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें वोट कहां से पड़ गए? ओ जी हमने इमोशंस में बहका दिया था उन्हें, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दिया था हमने इसलिए वोट पड़ गए। ये सब फर्जीवाड़ा है।
ये भी उसी तरह का फर्जीवाड़ा है जैसा कि ये वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जीवाड़ा हो। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो मारा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तब ये बात बोल रहा हूं। तो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन बहुत ही सख्त शब्दों में डिसमिस करेगा, जैसे उससे भी ज्यादा सख्त शब्दों में जैसी कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने की है, उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट ने की है। पेनल्टी लगाने वाली थी वो। तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और बिना तैयारी के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तो कभी नहीं जाना चाहिए सीधे। हालांकि वो सीधे नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जाने का कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रकाश अंबेडकर जी एक बड़े नेता हैं, हमारी सलाह मानेंगे तो थोड़ा लाभ भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम आज तक कोई केस हारे नहीं है इस विषय पे। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।